अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव तेज से तेज होता जा रहा है। मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। रोजाना अब 5000 के करीब कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान इस आलमी वबा से मुतासर होने वाला दुनिया का 15वां बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि अहम सियासी शख्सियात भी कोरोना से मुतासर हो रही हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और दोनों ने खुद को क्वारंटीन में डाल दिया है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चट्टान भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, जबकि बलूचिस्तान के साबिक वजीर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार मोहम्मद नासिर कोरोना के 22 कराची में इंतकाल कर गए। जबकि टीवी एंकर शफात अली ने भी कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। पाकिस्तान की अहम शख्सियात कोरोना का शिकार हो रही हैं। 4 जून को MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी का भी कोरोना का टेस्ट मस्बत आया था और अपने बयान में उनका कहना था कि गुज़िश्ता दिनों मेरे वालिदैन, ज़ौजा, 2 बेटियां कोरोना में मुब्तला हुए और मेरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और उनके साथ उनके बेटे और अहलिया के भी टेस्ट मस्बत आए। जबकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कई अरकान असम्बली कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है, अवाम को मामलात संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये कहना कि कोरोना है नहीं या कोई साजिश है, इस बात से आगे बढ़िए। अब मारूफ शख्सियात जिनको आप जानते हैं, देखते हैं, पॉलिसी साज हैं, वो इस वक्त इससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रही हैं। हमारे साथ वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही फैसल सब्ज़वारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सबसे हम जानेंगे उन पर बीत क्या रही है, इसके अलावा किस तरीके से ये वायरस फैल रहा है। शेख साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप की तबीयत कैसी है? पहले तो ये बताइएगा, आपको क्या सिम्टम्स थे इसलिए आपने टेस्ट कराया और अब इस वक्त क्या अलामात हैं? सिम्टम तो नहीं थे मुझे, बस मेरे PS को बीमार हुआ और उसने टेस्ट कराया तो मैंने भी सोचा कि कल के मैं भी कराऊं। जब मैंने कराया तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव है और आइसोलेशन में मैं हो गया हूं। 7 दिन के बाद कहते हैं दोबारा होगा। तो वैसे तो मुझे सिम्टम कोई ऐसे खास नहीं है जिससे मुझे ये पता चलता कि मैं बीमार हूँ, लेकिन रिपोर्ट आ गई है। एक और टेस्टिंग रिपोर्ट को भी आज दी है कि वो भी जरा काउंटर चेक कर लें। और वैसे भी मैं किताब लिख रहा था थोड़े दिनों से ही, तो बीमार हो गया हूं, तो फिर यही सोचा है कि उस किताब को इन दिनों में मुकम्मल कर लूं। मतलब आप समझते सर, बतौर सियासतदान अवामी आदमी तो आप हैं, मगर कुछ बेहतियाती आपसे हुई जब मैसेजिंग की ज़रूरत थी, बाकायदा मास्क पहनना, ये मैसेजिंग अवाम में करना आपसे बेहतियाती हुई? देखें जी, मास्क तो मैं पहन रहा था, दर्जनों लोगों को मिलना होता है, ज़ाहिर है आवाम से ही राब्ता है। शहर में डाउनटाउन में लाल हवेली आपको पता है जिस किस्म के हालात और वाक़यात हैं, अब आवाम से अलग थलग तो नहीं रहा जा सकता। जाहिर है कि हमने शहरी मामलात में हर जगह हिस्सा पार्टिसिपेट तो करना होता है, लेकिन कहाँ से हुआ ये मुझे कोई पता नहीं, किस वजह से हुआ। शेख साहब, और अब आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से अब ये वायरस फैल रहा है? पहले तो इक्का दुक्का लोगों में होता था 1 महीने पहले तक, अब तो हर दूसरा आदमी के हवाले से खबर आती है जिसको आप जानते हैं कि उसको वो वायरस में मुब्तला हो गया है। कोरोना तो फैल रहा है जी, शायद लोगों को पता नहीं है कि फैल चुका है। अगर मुझे पता नहीं था तो इसका मतलब है शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो कोरोना में मुब्तला है। और अब मुझे वीकनेस महसूस हो रही है या छाती की पेन महसूस हो रही है। जब तक ये टेस्ट नहीं आया था तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था। अब जरा मैं सोचता हूँ कि मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, तो इस तरह सोचता हूँ, वरना नॉर्मल लाइफ में कई लोग मेरी तरह नहीं सोच रहे होंगे कि ये मरज लाक है। यानी आप आवाम को कहेंगे अब संजीदा लें इस बात को, एहतियात करें, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज में ना पड़ें, कोरोना है नहीं है और मुतासिर नहीं करता। आप खुद भी अब कह रहे हैं कि अचानक आपकी इंसान की तबीयत भी खराब हो सकती है, संजीदा लें इस मामले को। बिल्कुल, ज़ाहिर है मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा। मैं तो सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जितनी एहतियात हो सकती है की जाए। और ये मूजी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है, तो इसलिए एहतियात जितनी की जाए उतना ही मुनासिब है। और शेख साहब, 1 लाख से तादाद तजावुज कर गई है फिर भी, और वजीर आजम कह रहे हैं अभी पीक आने में 2 महीने लगेंगे, यानी इसी हिसाब से ये बढ़ता रहेगा मामला। 1.5-2 महीने अभी तो पीक आने में बाकी हैं। क्या करें फिर? इसको फैलने दिया जाए ऐसे ही? क्या वफाकी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इसका करना क्या है? देखें, सब कुछ करके देख लें। कौम पे एक मसला है, कोरोना है, टिड्डी दिल है, इसके बाद डेंगू भी शुरू हो रहा है
हमारे शहर में उसकी अलामतें भी शुरू हो गई हैं। उसके बाद सैलाब है। सो दुआ करें, अल्लाह मदद करे, अल्लाह नबी के सदके में हमें इन मौजी मर्जों से छुड़ाए। और जिस तरफ जिसकी भी बात सुनते हैं उसमें वजन है। जो कहते हैं लॉकडाउन किया जाए उसमें भी वजन है। जो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन रहे ताकि मईशत का पहिया चले। दोनों तरफ बातों में वजन है। किसी की बात ऐसी नहीं है कि जो बेवजन है। लेकिन मसला ये है कि एक कौम पे वक्त है और इसको हिम्मत और जुर्रत से और दानिशमंदी से और मामला फहमी से और कौमी यकजहती से इसका मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले ज़ाहिर बताइएगा कि क्या अलामात थी इसलिए आपने टेस्ट कराया, इस वक्त क्या अलामात हैं, कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, मुझे संडे यानी कल सुबह बुखार हुआ तो मैंने इमीडिएटली जो घर में टेस्ट होते हैं वो किए, लेकिन वो दोनों नेगेटिव आए। उसके बाद अस्पताल भी जाके टेस्ट दिया तो आज सुबह वो पॉजिटिव आया है, तो उस वक्त से आइसोलेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ बुखार है थोड़ा सा, और ऐसे सिम्टम्स नहीं है। मतलब आपसे ज़ाहिर बहुत ज़्यादा लोग मिले भी होंगे आपके घर में, इसके अलावा पार्टी में, इसके अलावा जानने वालों में, जो जो आपसे मिले उन सबका टेस्ट हुआ? जी, जो घर में तो सारे नेगेटिव हैं। मेरी वाइफ है, बच्चा है, बहू है, तो वो नेगेटिव है। लेकिन हम लाहौर गए थे पिछले थर्सडे को, तो उसमें डॉक्टर तारिक फजल साहब मेरे साथ थे, तो उनका भी अभी रात को पॉजिटिव आया है। तो मालूम होता है कि वहीं से ये हुआ है। मतलब नज़र भी आ रहा है आपको लगता है कि बेहतियाती आप लोगों से हुई, जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए थी, ज़ाहिर सियासी लीडरान की तरफ से मैसेजिंग भी होती है, वो नहीं हो सकी। बहुत करीब करीब आप लोग थे, किसी ने मास्क पहना हुआ है, किसी ने नहीं पहना हुआ, बेहतियाती हुई? नहीं, बेहतियाती हुई है, ये तो उसमें कोई शुबा नहीं है। कोरोना इतना फैल चुका है और अब वहाँ पर इतनी जो लोग थे उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। हमारे पास भी बदकिस्मती उस वक्त जो ऑर्डिनरी सर्जिकल मास्क है वो था, तो सर्जिकल मास्क तो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, आपको नहीं करता। तो अगर दोनों अफराद ने पहना हो तो फिर प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो बदकिस्मती से वहाँ पर बहुत से लोग थे अदालत में जो मास्क के बगैर थे, तो शायद वहीं से ये सारा मामला हुआ है। तो सबसे इजी तरीका अवॉइड करने का यही है कि हर शख्स अगर मास्क पहनेगा तो सारे कम से कम उस इंटरेक्शन में प्रोटेक्टेड रहेंगे। और आप समझते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त कोरोना फैल चुका है, बहुत ज़्यादा शख्सियात सामने आ रही हैं, जानी पहचानी भी, जानने वालों में भी, जो ऑफिशियल नंबर है उससे बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कोरोना वायरस के फैलाव की पाकिस्तान में हो सकती है। जी, बहुत ज़्यादा फैल गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि तकरीबन 20 रमज़ान शरीफ तक मैं किसी को नहीं जानता था जिसको कोरोना हुआ हो, और अब मेरा खुद भी पॉजिटिव आया है आज। लेकिन इससे पहले भी मैं तकरीबन 50-60 अफराद को जानता हूँ जिनको पिछले 2 हफ्ते में कोरोना हुआ है। और अब तो जिससे बात करें तो पता चलता है उसको या उसकी फैमिली में कोरोना है। तो बहुत सीरियस स्प्रेड हो रही है कोरोना की, और जब तक हम कोई हिफाजती तदाबीर नहीं करेंगे, कोई मुल्क के अंदर स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो मुझे तो इसका हल होता नजर नहीं आता। मतलब ज़ाहिर एक तो अवाम की बुनियादी जिम्मेदारी है, मास्क पहने, फासला अख्तियार रखें, जैसे आप भी बता रहे बेहतियाती हुई तो उसके नतीजे में कोरोना हो भी गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को भी हो गया जो फुटेज में नजर आ रहे हैं। मगर अब हुकूमत क्या करे इस वक्त, जब फैल रहा है इतनी तेजी से, हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, एक तो आप अपनी स्ट्रेटजी वाजे करें कि आप क्या समझते हैं कि इसको हल करने का तरीका क्या है। एक तरीका ये भी है कि आप सब खुला छोड़ दें, ये भी आजमाया है कई ममालिक ने और कामयाब नहीं हुए, ये भी तरीका है। या अगर आपने इसको कंटेन करना है तो वो लॉकडाउन स्ट्रेटजी से ही होगा। और लॉकडाउन जो है ये 2-2 हफ्ते के हैं, लेकिन उनको एनफोर्स करना पड़ेगा। तो हमें, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे, कि कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। और ये भी गर्मियों का भी दिन है, कारोबार भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हुकूमत जो है वो 1-2 हफ्ते का लॉकडाउन सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाए, और शायद उसको 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़े, और ये भी मुमकिन है कि 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़े। तो अगर ये 6 हफ्ते आप दे सकें, और इसके अंदर जो गरीब लोग हैं, जो ये डेली वेज के अर्नर हैं या जो कारोबार करते हैं, उनको आप बासानी, उनको आप कोई टारगेटेड उनको सब्सिडी देकर इस मामले को गुजार सकते हैं। लेकिन
ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि ना आप अवाम की सेहत को बहाल कर सके, ना मईशत को बहाल कर सके। बहुत शुक्रिया शतगर बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी सेहत के लिए, शेख रशीद साहब की सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। हमारे साथ फैसल सब्ज़वारी साहब मौजूद है, रहनुमा MQM पाकिस्तान। सब्ज़वारी साहब बहुत शुक्रिया। आपकी फैमिली में आपके वालिदैन को, आपकी अहलिया को, आपकी बेटियों को और आपको इस वायरस से मुब्तला हुए इस वक्त कैसी सबकी तबीयत है? आप समय जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरी बेटियां और वालिदैन, वालिद साहब निस्बतन बेहतर हैं। वाइफ और थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी भी खांसी वगैरह चीज़ें हैं। वालदा का मेरी, क्योंकि उनके बहुत मल्टीपल इश्यूज़ हैं पहले से, उनके हम ऑक्सीजन मैनेजमेंट वगैरह घर में कर रहे हैं। हम सबके चेस्ट एक्सरे वगैरह हुए हैं। थोड़ी सी मुझे मज़ीद अपने टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, कुछ उसमें चीज़ें आई हैं, लेकिन अल्लाह का करम है। सब। और हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है सिंध में और सिंध के अंदर कराची में इस वक्त, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, एक बुरी सूरत हाल है? एक आम आदमी के मुकाबले में आपकी पहुंच ज़्यादा है, जान पहचान ज़्यादा है, इसके बावजूद आपको भी मैं देख रहा था कि परेशानी हुई। शाहिद, जब मुझे ये कोरोना हुआ है और मैंने उसका इजहार करना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि मीडिया के दोस्तों को पता ही चल रहा था, और दूसरी बात ये कोई मतऊन होने वाली बात नहीं है अगर आपको कोरोना हो गया, खासकर ऐसे मुल्क में जहां पढ़े लिखे लोग इसको मानने से इनकारी हो, वहां ये ऐलान करना जरूरी था लोगों को आगाही के लिए। तो जब मैंने ऐलान किया तो मोहतरम सदर मुल्क साहब और वज़ीर आला साहब दोनों ने बहुत मेहरबानी की और फरमाया कि सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका बहुत नवाजिश तमाम दोस्तों की जिसने अयादत भी की और अपनी सपोर्ट का कहा, लेकिन एक आम आदमी के लिए शायद हम ये सिस्टम नहीं बना सके। मैं आपको कुछ देर पहले की बात बता सकता हूँ। मेरी भी डॉक्टर ताहिर शमसी से बात हो रही थी। एक पेशेंट के लिए हमें प्लाज्मा चाहिए, अपने लिए नहीं, किसी और हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद एक बड़े मारूफ अस्पताल के ICU में हैं। जुल्म ये है कि वो अस्पताल प्लाज्मा ट्रीटमेंट को कबूल नहीं कर रहा क्योंकि वो मुफ्त में होता है और वो ये चाहते हैं कि लाखों रुपए का ट्रीटमेंट किया जाए। कोई सिस्टम नहीं है। मैं चाहूँ घर बैठ के नंबर डायल करूं और मुझे पता चल जाए मैंने किस अस्पताल में जाना है जिस रेडियस में मैं ले रहा हूँ। ऐप का आया है, मैंने खुद उस ऐप को मॉनिटर किया, सारी की सारी चीज़ें शायद बदकिस्मती के साथ हम नहीं बना सके एक आम आदमी की इतनी सहूलत के लिए, जो कि हो जाना चाहिए था आज हम चौथे पांचवें महीने में। बहुत शुक्रिया। फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल ख़राब है इस वक्त, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल वो बता रहे थे, आप सुन रहे हैं। इसलिए आवाम के लिए लाजमी है इस मामले को संजीदा लें, एहतियात करें, मास्क पहनें, फासला रखें। कोरोना वायरस आम आदमी के साथ साथ आम शख्सियात को भी मुतासिर कर रहा है और अस्पतालों में आम आदमी के साथ साथ अहम शख्सियात के लिए भी जगह नहीं है। केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। आज वज़ीर आज़म ने कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बायस मुल्क भर में रवा महीने 1000 ऑक्सीजन बेड्स फराहम करने का ऐलान किया है। साथ ही खबरदार किया है कि जुलाई के आखिर या अगस्त में कोरोना वायरस का पीक आएगा। बुजुर्ग अफराद के साथ शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज कोरोना की वजह से खतरे में हैं, मगर आम लोग उसे संजीदा नहीं ले रहे और समझते हैं कि ये फ्लू है, इसलिए SOPs पर अमल नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म का कहना था अगर एहतियात ना की तो मुश्किल वक्त आने वाला है। उन्होंने शहरियों से मास्क पहनने की भी अपील। इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, कई लोग बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, इनकी जानें खतरे में है। क्योंकि आम लोगों के लिए खतरा नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि लोग, हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। जो जितनी तेजी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फर्क पड़ता है। बहुत अहम पैगाम है वज़ीर आज़म का, जिसे आवाम को संजीदा लेना चाहिए। अहम बात यह है कि इससे पहले कहा गया था कि कोरोना का पीक मई के आखिर या जून में आएगा, मगर अब कहा जा रहा है कि कोरोना का पीक तकरीबन 2 माह तक आएगा। यानी अभी 2 महीने तक केसेस की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा ही होता रहेगा। जो रोज़ाना 5000 तक पहले ही पहुँच गए हैं वो इससे ऊपर जाएंगे।
जिन अक्सर ममालिक में लॉकडाउन हुआ वहां पीक आने में इतना वक्त नहीं लगा, जबकि कोरोना का पीक आने से पहले ही पाकिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 1 लाख से जायद हो चुकी है। लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और इसमें हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान खबरदार कर रहे हैं कि लोग कोरोना वायरस को फ्लू समझकर SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो खतरनाक है। मगर अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 मार्च को अपने खिताब में खुद कोरोना वायरस को एक ऐसे किस्म का फ्लू करार दिया था जो तेज़ी से फैल जाता है, मगर इस वायरस के 97% मरीज ठीक हो जाते हैं। अहम बात यह कि इससे पहले 11 मार्च को आलमी इदारा सेहत कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे चुका था और खबरदार कर चुका था कि इस हवाले से कोताही ना बरती जाए। और फिर 16 मार्च को हर मुश्तबा मरीज का टेस्ट करने पर जोर दिया गया, मगर उस वक्त वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस को फ्लू करार दिया। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज़ से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। इसके बाद आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को स्वाइन फ्लू से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। इस हवाले से 10 अप्रैल को आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया था कि कोरोना वायरस स्वाइन फ्लू से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हिफाजती इकदाम में सुस्ती ना की जाए। मगर आलमी इदारा सेहत की इन वार्निंग्स के बाद भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 7 मई को ट्वीट में इसे एक फ्लू ही करार दिया और कहा कि अगर हम मीडिया पर फ्लू के तमाम मरीजों का डेटा लेकर बहस करेंगे तो ये बहुत अलार्मिंग होगा। गवर्नर सिंध ने ये ट्वीट उस वक्त की थी जब वो खुद भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे और उसके बावजूद उनकी तरफ से बात की गई थी। अब वज़ीर आज़म ये वार्निंग दे रहे हैं आवाम को कि इसको एक आम फ्लू ना समझें, इस मामले को संजीदा लिया जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई, फिर इस कमेटी की सिफारिश पर शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया और अब इस शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत एक्शन ले रही है। 7 इकदामात का ऐलान किया गया है, मगर इसमें एक अहम इकदाम शामिल नहीं है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। जो इकदामात अनाउंस किए गए हैं वो एक अच्छा फैसला है, मगर जो इकदाम अनाउंस नहीं किया गया वो बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि सारे इकदामात किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे उस अहम बात की जो एक स्कैंडल बन सकता है, जिसके कुछ मामलात हमने जुमे को आपके सामने रखे थे। मजीद तफसीलात और मजीद तहकीक आज आपके सामने रखते हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट को आए 18 दिन हो गए हैं, मगर चीनी की कीमत 82 रुपए से 90 रुपए फी किलो ही है और तहकीकात बरामदात पर सब्सिडी की हो रही है। मगर मौजूदा हुकूमत के लिए एक और सब्सिडी का मसला सर उठा रहा है। बात सिर्फ पंजाब हुकूमत की सब्सिडी की नहीं है, शुगर मिल मालिकान वफाकी हुकूमत से भी सब्सिडी ले रहे हैं और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले भी सब्सिडी लेते रहे, कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी सब्सिडी लेते रहे और अब तक ली जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अवाम के नाम पर सब्सिडी ले रहे हैं, हुकूमत अवाम के नाम पर सब्सिडी दे रही है, मगर पैसे डायरेक्ट उनकी जेब में जा रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीनी की फी किलो कीमत 63 रुपए बनती है, मगर अब भी मुल्क भर में चीनी 82 से 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। खुद हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 82 रुपए फी किलो तक चीनी खरीद रही है और फिर उस पर सब्सिडी देकर 68 रुपए फी किलो की फरोख्त कर रही है। हुकूमत महंगी चीनी खरीद रही है, अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है जो शुगर मिल मालिकान ही की जेब में जा रही है। ये बहुत संगीन मामला है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अरबों रुपए का स्कैंडल बन सकता है, क्योंकि ये सब कुछ वजीर आजम की हिदायत पर हो रहा है और जो इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं वो मामले की संगीनी बढ़ा रही हैं। जब चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ तो फरवरी में खुद हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपए फी किलो देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने महंगी चीनी खरीदी और फिर उस पर सब्सिडी दी, जो कम से कम कीमत थी वो भी 70 रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सब्सिडी के फवाइद भी बार बार आवाम को बताए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हमने 50 अरब रुपया और दिया ताकि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर मुसलसल चीज़ें रहें, ताकि आम आदमी आए और जो लोग उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद सकें। इतनी बड़ी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी गई। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने सब्सिडी को 50 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सबसे ज़्यादा चीनी की खरीदारी बढ़ा दी।
और इतनी चीनी खरीदी जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हालांकि तमाम अशिया के लिए सब्सिडी दी गई थी ताकि तमाम अशिया खरीदें आवाम और उनको फ़ायदा हो, मगर जिस मिकदार में चीनी खरीदी यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल मालिकान से, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ एक अप्रैल के महीने में यूटिलिटी स्टोर्स ने इतनी चीनी खरीद ली जितनी गुज़िश्ता 2 साल में नहीं खरीदी थी। हालांकि मार्च में चीनी की रिपोर्ट आ चुकी थी और ये बता चुकी थी कि शुगर मिल मालिकान मिली भगत करके यूटिलिटी स्टोर्स को महंगी चीनी बेचते हैं। इसके बावजूद एक के बाद एक टेंडर इशू किया गया, 50,000 टन, फिर 1,10,000 टन, फिर 2 लाख टन चीनी के एक के बाद एक टेंडर्स इशू किए गए और 82 रुपए तक चीनी मिल मालिकान से खरीदी गई। 2020 के इब्तिदाई 4 माह में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 6,25,000 टन चीनी के टेंडर्स इशू किए और फिर उन टेंडर्स में किसने कितनी चीनी, शुगर मिल मालिकान ने कितनी चीनी स्टोर्स को फरोख्त की, उसकी तफसीलात नहीं लिखी हुई हैं। इसलिए इस 6,25,000 टन का हम नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये पूछा इंतजामिया से, यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया से कि इसकी तफसीलात क्या हैं, कितनी चीनी इन टेंडर्स के तहत आपने किसके शुगर मिल मालिकान से खरीदी, तो तफसीलात नहीं दी गई। तो फिर इस चीनी पर अगर ये 6,25,000 टन चीनी मानी जाए तो उसमें तकरीबन 9 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई, जो कि शुगर मिल मालिकान की जेब में गई। अब अहम बात यह है कि मार्च के आखिर में शुगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 15 के मुताबिक शुगर मिल्स का एक कार्टेल है और ये साबित करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर होने वाले टेंडर्स ही की मिसाल दी गई है, जिसमें एक के अलावा तमाम शुगर मिल्स ने एक ही बिड की, यानी 72 रुपए फी किलो, बजाय इसके कि सबकी बिड्स में फ़र्क होता, क्योंकि हर शुगर मिल की फी किलो लागत फ़र्क होती है। इसलिए कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मिली भगत करके पैसे कमाते हैं। कमेटी ने वाज़ेह किया कि शुगर मिल मालिकान मिली भगत करके यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी फरोख्त करते हैं, मगर इसके बावजूद भी मार्च में रिपोर्ट आ गई, ये बात रिपोर्ट ने लिख दी, मगर इसके बावजूद भी सिर्फ अप्रैल के महीने में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 3,60,000 टन चीनी के टेंडर्स जारी किए। ये मिकदार माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ चीनी की ज़्यादा खरीदी बल्कि ज़्यादा सब्सिडी भी दी, क्योंकि चीनी मार्केट से ज़्यादा रेट्स पर खरीदी। हमने तहकीक की तो पता चला कि मार्केट में चीनी 82 रुपए की ज़रूर है, मगर उसमें होलसेल और रिटेल का मार्जिन शामिल होता है। एक्स फैक्ट्री प्राइस तो 76 रुपए है। ये जानने के लिए फिर हमने राब्ता किया बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां और चॉकलेट बनाने वाली और कैंडीज बनाने वाली कंपनी से, तो उन्होंने बताया कि हमने गुज़िश्ता 75 रुपए 80 पैसे पर चीनी फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदी है। एक और फैक्ट्री ने बताया कि हमने तो जो चीनी खरीदी है वो 76 रुपए की फी किलो खरीदी है। तो हम हैरान हुए कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि यूटिलिटी स्टोर 82 रुपए फी किलो चीनी डायरेक्ट शुगर मिल मालिकान से खरीद रहा है, जबकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो 76 रुपए की खरीद रही हैं। तो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की अपनी वेबसाइट के मुताबिक अप्रैल के महीने में एक टेंडर 1,10,000 टन का, दूसरा 2 लाख टन का और एक और टेंडर 50,000 टन का दिया गया। हमारे प्रोग्राम में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के चेयरमैन जुल्करनैन खान ने बताया था कि उन्होंने चीनी 80 से 82 रुपए फी किलो हिसाब से खरीदी और फिर 68 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की। फी किलो अगर हम देखें तो आप कितने रुपए पर ले रहे हैं शुगर मिल मालिकान से और कितने की सब्सिडी दे रहे हैं? मार्केट में जो दूसरे टेंडर से हमने परचेज की, क्योंकि हम लोग पेपर और रूल को फॉलो करते हैं तो बगैर टेंडर के जा नहीं सकते, तो वो हम लोगों ने 81 रुपीज, 82 रुपीज, 80 रुपीज 50 पैसा, यानी डिफरेंट टेंडर्स को तकरीबन 80 और 82 के दरमियान ये प्राइस पे हमने बाई की थी। अगर माजी के रिकॉर्ड का जायजा लें तो मजीद हैरानकुन तफसीलात सामने आती हैं। हमने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की अपनी वेबसाइट पर मौजूद पुराने टेंडर्स का जायजा लिया, इस साल और गुज़िश्ता साल के टेंडर्स देखे। सबसे पहले जो बात टेंडर्स में लिखी हुई थी वो ये थी कि शुगर मिल मालिकान अपनी एक्स फैक्ट्री प्राइस पर बिड्स जमा कराएं। जब ये लिख दिया गया तो इसके बावजूद 76 रुपए की एक्स फैक्ट्री प्राइस के बजाय 82 रुपए की रिटेल प्राइस पर क्यों चीनी खरीदी गई? एक लंबा वक्त होता है, तकरीबन 15 दिन का वक्त था। यूटिलिटी स्टोर इस बात की तो तहकीक कर सकता था कि ये मार्केट की कीमत है या एक्स फैक्ट्री प्राइस है। वजीर आजम ने अरबों रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स को दी कि वो आवाम को दें और यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल मालिकान को दे दी। रवा साल में गैर मामूली तौर पर ज्यादा चीनी खरीद ली। गुज़िश्ता साल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने फरवरी 2019 में 20,000 टन, मार्च में 20,000 टन, मई में 20,000 टन, जून में 20,000 टन, जुलाई में 20,000 टन, सितंबर में 15,000 टन, नवंबर में 20,000 टन और दिसंबर में 15,000 टन और फिर 50,000 टन चीनी खरीद के टेंडर्स जारी किए थे, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यानी पिछले पूरे साल में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने पूरे साल में मिलाकर 2 लाख टन चीनी खरीदी, मगर इस साल के इब्तिदाई 4 महीने में 6,25,000 टन के टेंडर जारी किए और फिर वेबसाइट पर कोई तफसीलात नहीं बताई गई कि किस शुगर मिल से कितनी चीनी किस रेट पर खरीदी गई। और शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद 3,60,000 टन चीनी के टेंडर सिर्फ अप्रैल के महीने में जारी किए, जो पिछले पूरे साल में नहीं जारी किए थे। हालांकि
मार्च में शुगर कमीशन की रिपोर्ट ये बात वाजे कर चुकी थी कि ये बाकायदा तौर पर कार्टेल बनाकर बिड करते हैं। चीनी खरीदी भी और महंगी भी। यूटिलिटी स्टोर ने सिर्फ महंगी चीनी नहीं खरीदी बल्कि रिवायत, ज़रूरत और गुंजाइश से ज़्यादा चीनी के टेंडर इशू किए, जिसकी वजह से हुकूमत को ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ी। खुद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि आमतौर पर माहाना 15 से 20 हज़ार टन चीनी की डिमांड होती है, रमज़ान में बढ़ जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा मार्केट से उठाई गई है चीनी। देखें मार्केट में, देखें चीनी हमने तकरीबन 1 लाख टन से ज्यादा जो अक्वायर की थी। रमजान में इत्तफाक से 4 टाइम सेल बढ़ जाती है कंपेयरिंग विद अदर मंथ। तो जनरली हमारी 15 से 20 हज़ार टन एक महीने में शुगर जो है सेल होती है। मगर रमज़ान तो गुज़िश्ता बरस भी आया था, तो फिर यूटिलिटी स्टोर्स की अपनी वेबसाइट पर के मुताबिक क्यों रिवायती तौर पर लाखों के बजाय 20,000 टन चीनी पिछले साल रमज़ान से पहले खरीदी गई थी और इस साल लाखों टन चीनी खरीदी गई, वो भी शुगर रिपोर्ट आने के बाद, और वो भी मार्केट प्राइस पे, ना कि एक्स फैक्ट्री प्राइस पर। अगर मान लिया जाए कि ज़रूरत 4 गुना बढ़ जाती है तो 60 से 70 हज़ार टन बनी, मगर 3,60,000 टन चीनी के टेंडर्स क्यों इशू किए गए और ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान की जेब में चली गई? अब यहाँ सवाल ये उठता है कि माजी में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन 20,000 टन माहाना चीनी खरीदता था, अब ज़्यादा क्यों खरीद रहा है? इस हवाले से हमारी तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदुम इस्तेमाल होती है। एक शख्स 114 किलो गंदुम इस्तेमाल करता है। इसी तरह एक शख्स 15 किलो चावल इस्तेमाल करता है, साल का डेटा। और तीसरे नंबर पर तेल और घी है, जो कि एक शख्स 12 लीटर इस्तेमाल करता है, जबकि दालें एक शख्स 10 किलो तक इस्तेमाल करता है। इसी तरह पाकिस्तान में चीनी की फीकस इस्तेमाल चीनी का 25 किलो है, मगर मसला यह है कि इसमें 72% इस्तेमाल सनती है और 28% घरेलू है। इस तरह से 28% का मतलब है कि एक शख्स साल में 7 किलो चीनी इस्तेमाल करता है। इन एदादो शुमार से वादे होता है कि सबसे ज़्यादा गंदुम, फिर चावल, उसके बाद तेल, उसके बाद घी, उसके बाद दालें और फिर चीनी का इस्तेमाल होता है। मगर यूटिलिटी स्टोर की अपनी वेबसाइट पर मौजूद टेंडर्स का जायजा लिया जाए तो गंदुम, चावल, तेल, दालों के टेंडर्स कम नजर आते हैं, ज़्यादातर चीनी के टेंडर्स हैं। दीगर मसनूआत के टेंडर्स में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में उस तरह इजाफा नहीं हुआ जिस तरह चीनी के टेंडर्स में है। तो क्या वज़ीर आज़म की दी गई अरबों रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए भी चीनी के मिल मालिकान के जेब में चली गई? क्या ये उनके लिए थी? इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की अपनी वेबसाइट पर उनके एमडी का बयान है जो उन्होंने 29 मार्च को दिया, और इसके मुताबिक एमडी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन उमर लोधी ने कहा है कि चीनी, आटा, चावल, घी और दालों का काफ़ी स्टॉक मौजूद है। मार्च के आखिर में स्टॉक मौजूद था, उनका अपना बयान है। मगर इसके बावजूद अप्रैल में एक के बाद एक टेंडर इशू किया गया। शुगर कमीशन की पहली रिपोर्ट आने के बाद 3 नए टेंडर्स दिए गए, 3,60,000 टन चीनी के टेंडर्स इशू किए गए। सब्सिडी तो शुगर मिल मालिकान की जेब में चली गई, मगर क्या सस्ती चीनी सारी आवाम ने ही यूटिलिटी स्टोर से खरीदी या फिर इसका फ़ायदा भी कोई और ले गया? क्योंकि पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं थी चीनी की जितनी यूटिलिटी स्टोर ने खरीद ली, तो वो सारी आवाम को बेची गई या किसी और को बेच दी गई? ये मामला भी तहकीक तलब है। ज़्यादा चीनी खरीदी इसलिए हुकूमत को ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ी, महंगी चीनी खरीदी इसलिए हुकूमत को और ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ी। हमारी तहकीकात के मुताबिक हुकूमत सिर्फ चीनी की मद में फरवरी से अब तक अगर वो टेंडर्स जो हुकूमत की तरफ, जो यूटिलिटी स्टोर की तरफ से इशू किए गए, उसके मुताबिक 9 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दे चुकी है। यूटिलिटी स्टोर की अपनी वेबसाइट पर ये डेटा मौजूद नहीं कि किससे कितनी चीनी खरीदी गई, इसलिए इशू किए गए टेंडर्स ये दास्तान बताते हैं। ये सारा मामला हम शहजाद अकबर साहब के सामने रखेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने हकाइक आपके सामने रखे कि किस तरीके से यूटिलिटी स्टोर के जरिए भी अरबों रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान की जेब में जा रही है, मार्केट प्राइस पर जा रही है। मिर्जा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब, ज़ाहिर है आपने 7 इकदाम अनाउंस किए हैं, वो अच्छे इकदाम हैं, मगर ये इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं आवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है लाखों की तादाद में। सिर्फ मार्च में रिपोर्ट आई, अप्रैल के महीने में 3,60,000 टन के टेंडर इशू किए हैं यूटिलिटी स्टोर ने, जो पहले कभी नहीं किए गए। 80 से 82 रुपए की प्राइस पर ले रहे हैं, वो जो कि रिटेल प्राइस है, हालांकि एक्स फैक्ट्री प्राइस 76 रुपए है। ये 8-9 अरब रुपए की और सब्सिडी सिर्फ इन पिछले महीनों में वो ले गए हैं। आपने पहले भी एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में अग्री किया था कि ये माफिया है, वो बात वज़ीर आज़म को समझाने में आपको बहुत टाइम लग गया। वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की बात सुनते थे, वो तरीन साहब हमें लीगल नोटिस सर्व करते रहे। अब वज़ीर आज़म की आजकल आपकी बात सुन रहे हैं, तो ये बात जल्दी समझा दें इससे पहले कि और ज़्यादा बड़ा स्कैंडल बने। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का इसलिए भी पता है कि जब यूटिलिटी स्टोर ने, स्पेशली जब रमज़ान का महीना आ रहा था, तो उससे पहले यूटिलिटी स्टोर ने प्रोक्योरमेंट करनी थी, बिकॉज एक सब्सिडी दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो बेसिकली जहाँ से
कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था बिकॉज कार्टलाइजेशन की इंतहा ये रही कि ना सिर्फ इस दौर में, अगर आप शुगर कमीशन को देखें तो उसमें जो कार्टलाइजेशन की एक मिसाल दी जाती है, वो आज से कुछ साल पहले भी तमाम मिलों ने यकसुई से यूटिलिटी स्टोर को चीनी बेचने से इनकार कर दिया। और इस वक्त भी जब ये रिपोर्ट की कमीशन के ऊपर काम हो रहा था तो बारहा धमकियां दी गई कमीशन को, कमीशन के मेंबरान को, सरबराह को और हुकूमत को भी कि अगर आपने ये फोरेंसिक कमीशन ना रोका तो हम मार्केट में से चीनी ही गायब कर देंगे। तो ये वो तमाम चीजें थी। लेकिन मैं यहाँ शुरू में आता हूँ, जो आपने कमेंट किया, असल में देखिए मुझे वज़ीर आज़म साहब को कन्विंस नहीं करना पड़ा है। वज़ीर आज़म साहब का इस बारे में मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और स्ट्रेट है, शुरू दिन से रहा है। हमें जो मुश्किलात थी शाहज़ेब, वो सबसे बड़ी मुश्किलात थी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और उसके अंदर फोरेंसिक एनालिसिस कमीशन बनाना और उसको फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, इन्वेस्टिगेशंस करना। हमारे मुल्क में माजी में इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस की मिसाल नहीं है। अच्छा, मगर अगर आपने की है तो उसका फायदा तो नजर आए। मार्केट में कीमतें ऊपर ही हैं, साथ में जो आवाम के लिए सब्सिडी दी वो भी शुगर मिल मालिकान ले गए, और मार्च में रिपोर्ट आ गई उसके बाद ले गए। अप्रैल में हिस्टोरिक टेंडर किए हैं, आज से पहले कभी नहीं किए यूटिलिटी स्टोर ने, वरना साल में पिछले साल देखें तो हर महीने 15 से 20 हज़ार टन उठाते थे। देखिए, जो रमज़ान से पहले चीनी बड़ी मिकदार में उठाना, वो तो कंजम्पशन चूँकि रमज़ान में बढ़ जाती है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी की बात करें तो इसमें सिर्फ क्योंकि उस वक्त प्राइस बढ़ जाती है और जो कस्टमर्स हैं वो दीगर लोग भी आके यूटिलिटी स्टोर से करते हैं। अभी आपके सामने कुछ अर्सा पहले भी एक मिसाल सामने आई थी कि पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो एक यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ से बड़ी भारी मिकदार में एक MNA साहब जो हैं वो चीनी खरीद रहे थे, और वो ऑल्दो वो चीनी खरीद के बेचना चाहते थे लेकिन वो सब्सिडाइज चीनी थी। तो हमने ये था कि अगर आप खैरात कर रहे हैं तो आपको वो बाजार से फिर चीनी खरीदनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू यूटिलिटी स्टोर वाला, देखिए दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। सर, मगर मसला ये है कि आपको क्योंकि पता है इस मामले का, रमज़ान तो फिर पिछले साल भी आया था, मगर उस समय तो 20,000 टन ही का उन्होंने टेंडर किया। इस साल 3,60,000 टन, इतनी तो डिमांड नहीं है आवाम की। ये तो पूरा 2 साल के में जितने टेंडर किए यूटिलिटी स्टोर ने उतने 1 महीने में कर डाले। देखिए, जो जिस तरह से जो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इतनी ज़्यादा मिकदार में उठाई गई है, ज़ाहिर बात है उसको तहकीकाती इदारे देखेंगे भी कि क्या इतने मिकदार में जो चीनी उठाई गई उसकी एग्जैक्ट कंजम्पशन क्या रमज़ान के दिनों में ऐसी थी, और क्या इस वजह से शुगर मिलों को नाजायज़ मुनाफा तो नहीं पहुंचा दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हुकूमत की तरफ से सस्ती दामों चीनी यूटिलिटी स्टोर से देने का ऐलान था, तो वो जो उसकी खपत थी वो शायद ज्यादा थी और उस वजह से भी की गई हो। नहीं सर, मगर सब कुछ देने का ऐलान था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी वजीर आजम ने? देखिए, ये चीज ऐसी है कि इसमें तो ये सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, कि आपने एक दफा से फिर, बिकॉज जब टेंडर किए गए तो मुझे इस चीज का पता है कि वो बारहा कोशिश की गई कि जो एक्स मिल प्राइस है उसके जो मार्केट प्राइस से कम हो, लेकिन किसी मिल ने भी उस प्राइस से नीचे कोट नहीं किया। और कार्टेलाइजेशन की यही मिसाल होती है कि जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो वो मजबूर कर देते हैं इवन हुकूमती इदारों को भी कि आप उस वक्त उनसे उन्हीं दामों पे चीनी खरीदें जिस दाम पे वो बेचना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करने का है। और ये चूंकि अब हर साल होना है, हर साल क्रशिंग सीजन आना है और क्रशिंग सीजन के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जानी है, तो फिर हर साल एक जो चीनी की कीमत है उसको फिक्स किया जा सकेगा। और इसमें जो बाकी रेगुलेटरी मेजर्स हैं जिसमें गोडाउन्स के मतलब भी, गोदामों के मतलब भी चीनी स्टॉक करना है, फॉरवर्ड सेल्स हैं, उनके मतलब भी जब कानून साजी और नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया जाता है इन सिफारिशात की रोशनी में, तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा शुगर मिल मालकान के लिए इन कीमतों पे। और देखिए, इसमें मेरी जो सिफारिशात गई हैं उसमें एक बड़ी सिफारिश ये भी है कि अगर बिलफर्ज ये इंडस्ट्री यही करती है कि जो अपनी मनमानी करेगी, तो फिर हुकूमत को पॉलिसी सतह पे ये भी देखने की जरूरत है कि फिर हम क्यों कर महंगी चीनी इन लोगों से खरीदें। हमारा किसान कोई और फसल काश्त कर लेगा जिसमें पानी कम लगे, और इसके साथ साथ आप बाहर से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि आलमी मंडी में इसकी कीमत फिर कम होती है। अगर आपको
इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती चीनी मिल जाती है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट से हमें सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटीज को हटाना है। अगर आप उनको हटा देंगे तो आपको चीनी बड़ी कम दामों मार्केट में अवेलेबल होगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो भी रेलेवेंट जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने रख दी गई है। तो ये आम इकदाम होगा। एक्सपोर्ट पर सब्सिडी लेते हैं ये, इंपोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटीज लगवा देते हैं ये, अगर ये आप करेंगे ये एक और अहम इकदाम होगा। मगर क्योंकि 20,000 टन जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अवाम को बताया कि जी मैंने यूटिलिटी स्टोर को 67 रुपये की दे दी है, वो भी 63 रुपये की प्राइस से ऊपर ही दी उन्होंने, मगर अवाम पर एहसान जताया गया। ये 3,60,000 टन के टेंडर ये किस किस से खरीदी है, इसकी तफसीलात आप अवाम के सामने रखेंगे ताकि अवाम को पता चले कि यहाँ किस किस ने फ़ायदा उठाया है यूटिलिटी स्टोर को इतनी महंगी चीनी और इतने सारे चीनी खरीदने की ज़रूरत क्या थी। आप इस चीज़ के गवाह हैं। आपके शो में ही मैंने कहा था कि जब पहली दफ़ा कीमतें बढ़ी थी तो इस पे ज़रूर कि ये मैंने कहा था ये पूरा कार्टेलाइजेशन है और इस पर इंशाल्लाह तहकीक भी होगी और चीज़ें अवाम के सामने आएंगी। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला है इसको भी देखा जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना सिर्फ इसमें ये देखा जाएगा कि किसने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। तो इतना बड़ा स्टेप उठाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स की मद में अगर सब्सिडी का किसी ने फ़ायदा उठाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। शहज़ाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। शम्स इस्लाम खान साहब माहिर इजनास हमारे साथ मौजूद है। शम्स इस्लाम खान साहब, कम से कम कीमत का क्या फ़ायदा हुआ अगर यूटिलिटी स्टोर ने इतनी सारी चीनी खरीदी? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये डेटा बड़ा गोरख धंधा है इनका शुगर मिल्स का। पीएसएमए जो आपको कंजम्पशन देती है वो भी ऑफिशियल डेटा पीएसएमए का दिया हुआ होता है कि 25 केजी पर कैपिटा हमारी कंजम्पशन है, जिसमें अगर आप 72% निकालो इंडस्ट्रियल तो फिर आपका जो है कंज्यूमर की तो कोई हार्डली 7 to 8 केजी बनती है। जबकि अगर आप कंपेयर करते हो अपना नेबरिंग कंट्री के साथ तो वहां पर जो है वो 15 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन है। तो हमारे इतनी ज्यादा कंजम्पशन शुगर की है नहीं, लेकिन इन्होंने यूटिलिटी स्टोर ने, क्योंकि आप इनकी प्राइसेस का फॉर्मूला जो है जिससे बढ़ाई जाती थी उसमें बेसिक चीजें जो है एक स्पेकुलेशन होती है सट्टा, दूसरा आपका एक्सपोर्ट की परमिशन अलाउ करते हैं और साथ फिर उनका यूटिलिटी स्टोर या टीसीपी के जरिए परचेज की जाती थी। तो क्योंकि टीसीपी इस दफा परचेज नहीं कर रहा था, एक्सपोर्ट बैन कर दी गई थी, तो फरवरी में जब ये सारा प्राइसेस सामने आया और प्राइसेस जो है वो बढ़ के मार्केट में जो है डोमेस्टिक मार्केट जो रिटेल है उसके अंदर 80, 85, 90 रुपए तक पहुंच गई थी, तो ये सब क्रैकडाउन हुआ तो मार्केट कम हुई। लेकिन साथ ही उसी टाइम पे फिर एक पैरेलल बायर के तौर पे यूटिलिटी स्टोर सामने आया और उसने तकरीबन 2 साल में जो मैंने अंदाजा लगाया है तो 1 मिलियन टन के करीब जो सिर्फ टेंडर फ्लोट किए। तो ये तो टोटल एक साफ जाहिर हो रहा है कि इसके जरिए प्राइसेस को बढ़ाया गया। बहुत शुक्रिया। उल्टा प्राइसेस बढ़ गई बजाय इसके खिस्ते काम होता है। जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।